हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। तो आज हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस का थर्ड सेक्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इजी तरीके से सारे कंसेप्ट को समझेंगे और बचे हुए कंसेप्ट को हम कल की वीडियो में एमसीक्यूज़ के साथ करेंगे। तो इसके 2 सेक्शन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए आज देखते हैं। पहले जो हमने पढ़ लिया थोड़ा सा उसका क्विक सा रिवीजन लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी उसकी यूटिलिटी है आपके लिए, उपयोगिता है आपके लिए, वो चीज़ आपके लिए उपयोगी है, जो बेनिफिशियल और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, फीचर्स की बात की थी, सब्जेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि यूज़फुल हो, एथिकली न्यूट्रल होता है, मेजरेबल होता है, कंज्यूम्ड गुड्स से रिलेटेड होता है, ना कि प्रोड्यूस्ड गुड्स से, और ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, इनको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो यू कैन फाइंड दैट। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी 2 तरह से मेज़र करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म्स में यूज़ करते हैं कि हमको इतनी यूटिलिटी मिली, 60 यूटिलिटी मिली, 40 यूटिलिटी मिली, या 20 यूटिलिटी मिली, या 10 यूटिलिटी मिली, एक्सेट्रा। लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम प्रेफरेंस बताते हैं कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकेंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है, ऐसे करके। ठीक है, इसका कंपेरिजन हमने देख लिया था। हम बात कर रहे थे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसमें हमने देख लिया था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको कैसे मेज़र किया जाता है, ग्राफ्स में कैसे शो होती है, एंड इसका रिलेशन क्या होता है। हमने ये देखा था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज़ीरो है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है। ये देखो, ये रहा। अगर ये पॉजिटिव है तब तक ये बढ़ रही है, जब ये ज़ीरो पर आ गई तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई, और जब ये नेगेटिव गई, यहाँ से नीचे इस लाइन से नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव गई तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की थी कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी MU, वो कम होती जाती है। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके। आज हमें डिस्कस करना है, हम कैसे डिस्कस कर रहे थे, हम कार्डिनल मेजरमेंट डिस्कस कर रहे थे। कार्डिनल मेजरमेंट में हमने देखा था कि यूटिलिटी जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और यूटेंसिल्स में, ठीक है, सो यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। और इसमें हमने TU एंड MU की बात देखी थी। अब हम ये देखेंगे कि कार्डिनल मेजरमेंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। इक्विलिब्रियम क्या था? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। Maximum satisfaction point. The consumer is in the equilibrium when, given his income and market prices, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. मतलब जितनी उसकी इनकम है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जितना खर्चा वो प्लान करता है करने के लिए, उन सब चीज़ों से उसकी इनकम भी और उसके जो प्राइजेज़ हैं, प्राइस लेवल वो भी, और जो खर्चा वो करना चाहता है वो खर्चा अलग अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है, और उसको ऐसे खर्च करता है जैसे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उसको। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इक्विलिब्रियम हम MU के द्वारा या MU के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, या सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि वो गॉसेन ने दिया था, पहले वो दिया था, ये बाद में दिया था, इसलिए वो फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है। ओके, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के 2 केस हो सकते हैं, जब
एक ही कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक ही कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब सपोज आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपने 10 रुपये खर्च करके कुछ चीज़ खरीदी, सपोज एप्पल खरीदा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने 10 रुपये खर्च करने पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आपको लगता है कि जो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी 10 है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम एक ही चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर उस चीज़ से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है या उस चीज़ से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगी। गेटिंग कि भाई अगर हम एक ही चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी तभी मैक्सिमम होगी या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी होगा या इक्विलिब्रियम तभी होगा जब उससे मिलने वाली यूटिलिटी मनी की यूटिलिटी के बराबर हो। मतलब आपको ये लगना चाहिए या उसको यूटिलिटी जो मिल रही है वो उसको ये ना लगे कंज्यूमर को कि भाई 10 रुपये खर्च किए लेकिन सामान 8 का मिला या सामान 5 का मिला। जितना खर्चा उसने किया है जितनी यूटिलिटी उसके लिए मनी की थी, जितना सेटिस्फेक्शन उसको मनी से मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से मिले जिस पर उसने मनी स्पेंड की है, खर्च की है, एक्सपेंस की है। ठीक है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। उस कमोडिटी का प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने यही देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। जहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। देखो ग्राफ में देखते हैं, ये प्राइस है, प्राइस तो फिक्स ही रहेगा, किसी भी चीज़ का प्राइस तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की प्राइस से क्रॉस हो गई और यही पॉइंट जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा और यही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें एक्स से मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी। वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, या मैं बोल सकती हूँ कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई, हाँ हमने सही तरीके से खर्च किया अपना पैसा। ठीक है, क्या हो अगर वो 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हो, सपोज़ उसके पास 100 रुपीज़ हैं और उसको एप्पल भी लेने हैं और ऑरेंजेस भी लेने हैं, तब क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला ज़रा सा काम करेगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई और इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जहाँ पर ये तीनों बराबर हो जाएंगे वो उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी इसलिए कहते हैं, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी वो सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अच्छा, ये रहा, देखो एक कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो पहली यूनिट यूज़ करी उससे 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूनिट से 6, थर्ड यूनिट से 5, 4 यूनिट से 4 और 5 यूनिट से 3। हमें तो पता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है इसलिए ये डिक्रीज हो रही है, देखो। और प्राइस की यूटिलिटी तो सेम रहेगी क्योंकि प्राइस की वैल्यू तो हमारे लिए सेम रहेगी ना, मनी की वैल्यू एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, ये देखो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो जाएगा। मतलब हमें
एक्स की 3 यूनिट्स परचेज करनी चाहिए इस कंज्यूमर को, जिस कंज्यूमर का ये इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहे हैं हम, 3 यूनिट परचेज करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ओके, सेम ग्राफ एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि ये प्राइस है, ये एम है, ठीक है, और जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और 2 कमोडिटीज़ में ये देखो, ये एम यू ऑफ एक्स है जो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ ही होती है एम यू तो, और ये एम यू ऑफ वाई है, ठीक है। जहाँ पर ये इक्वल होंगे वो इक्वलिब्रियम पॉइंट होगा। ऐसे देखो, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यू डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तभी काम करेगा जब ये चीज़ें भी होंगी। क्या होंगी? कि एम यू ऑफ मनी रिमेन्स कंस्टेंट, मतलब मनी की वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना डिफ्लेशन होना चाहिए, ना महंगाई बढ़नी चाहिए, ना मंदी आनी चाहिए, या मनी की वैल्यू हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मनी की वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव ना हो, मनी की वैल्यू सेम रहे। रेशनल कस्टमर हो, रेशनल का मतलब है समझदार इन सिंपल लैंग्वेज, उसको पता हो कि मुझे कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होनी चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल होगा ना, ये भी तभी पॉसिबल होगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी का नीचे जाना, और 2 कमोडिटी केस में भी तभी पॉसिबल होगा, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी। अगर एक डिक्रीज़ हो रही होगी और एक इंक्रीज़ हो रही होगी तो ये क्रॉस ही नहीं करेंगे, है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, वरना कार्डिनल मेजरमेंट ना हो तो हम इसको तो मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि भाई हम उसको नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, कार्डिनल में यही था नंबर में मेज़र कर सकते हैं, ऑर्डिनल में हम प्रेफरेंस देते थे, तो कार्डिनल का मतलब है कि इसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो होप ये क्लियर हो गया होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकाल रहे थे कार्डिनल अप्रोच से, जिसमें हमने निकाला इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। अभी तो कार्डिनल अप्रोच थी। अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच देखें, ऑर्डिनल में क्या था, हम सिर्फ प्रेफरेंस देते थे कि भाई जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, या जो उसके बाद हम बटर स्कॉच आइसक्रीम लेंगे तो वो हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। तो कार्डिनल में था कि अगर चॉकलेट आइसक्रीम से 60 यूटिलिटी मिल रही है, बटर स्कॉच से 40 यूटिलिटी मिल रही है, और ऑर्डिनल में क्या है कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है या सेकेंड प्रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम यूटिलिटी को नंबर में नहीं नाप सकते, और प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो यही एक सही तरीका है कि हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई हमने एक रोटी खाई तो हमको 10 यूटिलिटी मिली, हम यही तो बोलेंगे कि एक रोटी खा ली, अब थोड़े संतुष्ट हो गए हम, अब अगली वाली से कम यूटिलिटी मिलेगी, है ना। तो जब ऑर्डिनल में देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लास्ट क्लास की जरा सी बात करते हैं। एक सेट था, एक शेड्यूल था, और एक कर्व था। क्या थे ये, रिमेंबर? नहीं, देखो, सेट जो था वो कॉम्बिनेशन था, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। शेड्यूल जो था वो बहुत सारे सेट्स की एक टेबल थी, और जब हम शेड्यूल को ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे थे तो वो कर्व था, है ना। ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे। और देखो, इंडिफरेंस कर्व का मतलब है द डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। तो गुड्स एक्स जो है और गुड्स वाई जो है उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे जिसको हम सेट बोलेंगे,
सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस में ये बताया जाता है कि हर एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइक दिस, देखो ये ऑरेंजेस हैं, ये एप्पल है जो कि गुम हो गया है नीचे स्कैनिंग में, कोई बात नहीं। ये ऑरेंज की 10 यूनिट, एप्पल की 1 यूनिट, ऑरेंज की 7, एप्पल की 2, ऑरेंज की 5, एप्पल की 3, और ऑरेंज की 4, एप्पल की 4। तो ये ए, बी, सी, डी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पर कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब चाहे कंज्यूमर ये वाला सेट ले, चाहे कंज्यूमर ये वाला सेट ले, चाहे ये वाला सेट ले, चाहे ये या चाहे ये, उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होगा, सेटिस्फेक्शन सेम होगा, ठीक है। सी लिखा भी है इधर, सेटिस्फेक्शन सेम होगा। तो इस हर एक कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सेट, और इस पूरे टेबल को हम बोलेंगे जिसमें बहुत सारे सेट हैं शेड्यूल। और इस शेड्यूल को जब हमने यहाँ ग्राफ में प्रेजेंट किया, ये हो जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब इसे पढ़ते हैं। सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस अक्रॉस ऑल द कॉम्बिनेशंस इन द इंडिफरेंस सेट। मतलब वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन खरीदे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंस है सेटिस्फैक्शन में। और जब इसको हम ग्राफिकली या डायग्रामिक रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। देखो, एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सिंपल था, जैसे ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस गुड्स ऑफ वाई, गुड्स और एक्स के, ये कॉम्बिनेशंस। तो इस हर कॉम्बिनेशन को सेट कहेंगे, और कंज्यूमर इनमें से चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ए ले ले, चाहे एफ ले ले, चाहे सी ले ले, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिस वन, ये हमारा कर्व है आईसी, ठीक है। ये इन्फीरियर बंडल्स हैं और ये प्रेफर्ड बंडल हैं। मतलब ये बंडल्स तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन से आगे है, नहीं मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और ये इन्फीरियर बंडल्स हैं जो उसके अंदर हैं, आईसी कर्व के अंदर आते हैं। इतना कुछ नहीं था उसमें। इंडिफरेंस मैप, जब बहुत सारे आईसी एक ही ग्राफ में हम प्रेजेंट करते हैं, उसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। A family of indifference curves is called an indifference map. It gives a complete picture of a consumer's scale of preferences of two goods. ठीक है, जब बहुत सारे आईसी एक ही डायग्राम में हम प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब कुछ बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम फीचर्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, या हम प्रॉपर्टीज़ बोल लें, एक ही बात है। देखो, सबसे पहली बात, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, इस तरह से जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अगर एप्पल इतना है तो ऑरेंज इतना, लेकिन अगर एप्पल को बढ़ाना है तो ऑरेंज कम करना पड़ेगा, और एप्पल को कम करना है तो ऑरेंज बढ़ेगा, ठीक है। तो जो दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, उसमें ऑपोजिट रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए जो ये आईसी है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ झुकता हुआ, है ना। देखो, टू गुड्स कंजम्पशन इज इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब उल्टी तरह से, ऑपोजिट रिलेशन। और हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कन्वेक्स का मतलब ये, इसकी तरफ ओरिजिन ये होता है, इसकी तरफ झुका हुआ होता है। पीपीसी कैसा था?
इस तरह से, और ये कैसा है, झुका हुआ इस तरह से। जो जितना ऊंचा आईसी होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। जैसे अगर हम IC4 की बात करें, IC1 से ज़्यादा IC2, IC2 से ज़्यादा IC3 और IC3 से ज़्यादा IC4, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ऑल पॉइंट्स ऑन IC कर्व शोज सेम सेटिस्फेक्शन। ये तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा IC है, इसका हर पॉइंट, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो सेम सेटिस्फेक्शन देगा। ICs do not IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ना तो एक दूसरे को टच करेंगे, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि भाई जितना ऊंचा आईसी होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, और अगर ये आपस में ही क्रॉस कर जाएं तो ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम बनने के चांसेस हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ना तो ये एक दूसरे को टच करते हैं, ना एक दूसरे को काटते हैं, ये हमेशा ऐसे रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल हों, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बस काटेंगे नहीं और टच नहीं करेंगे। पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है। ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगा। हम तो कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ज़ीरो हो ही नहीं सकती। और टच होने का मतलब है कि कोई चीज़ ज़ीरो हो रही है। अगर यहाँ टच हो रहा है तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो रही है, और यहाँ टच होगा तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो रही है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ज़ीरो होना ही है, ठीक है। ओके, मे और मे नॉट पैरेलल, मतलब ये पैरेलल हो भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है। जैसे इसमें है, ये यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस कम है, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो पैरेलल होना इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन टच नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, और ना ही एक्सिस को टच करेंगे। तो व्हाट वी स्टडीड कि स्लोप डाउनवर्ड होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। जितना ऊंचा होगा उतना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके हर पॉइंट से। ना वो टच करेंगे, ना क्रॉस करेंगे, ना एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ना वाई को टच करेंगे, और पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स इसको हम बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं या सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हो सकता है पेन एंड इंक, कि भाई अगर ये चाहिए तो इसको पूरा करने के लिए ये तो चाहिए ही। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब है कि ऐसे गुड्स, ऐसे दो गुड्स जिनको यूज़ साथ में ही किया जाता है, कार एंड पेट्रोल या कार एंड डीजल, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए जो आईसी होता है वो एल शेप का होता है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सपोज़ आप कोई पेन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पेन यूज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी का सेलो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सेलो का पेन बहुत महंगा हो गया, तो हम इसकी जगह पर कोई और पेन यूज़ करना शुरू कर देंगे, है ना। तो बेसिकली जहाँ हम किसी गुड्स को किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसकी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये इसके लिए जो है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो आईसी होता है वो 45 डिग्री और स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं जाएगा ना, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा और 45 डिग्री बनाएगा। ओके, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हमारा सिर्फ बजट लाइन बचता है, और बजट लाइन के बाद में हम लास्ट में एमसीक्यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल थोड़ा पोर्शन देखेंगे। दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द सेशन, हिट लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बेल पर क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ओके, सो टेक केयर गाइस, बाय।